अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिल्ली के बंगला मार्केट में आज 200 साल से पुरानी एक मस्जिद के कुछ हिस्से को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। जब मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ा जा रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा फ़ौरन वहां पहुंचते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि बुलडोज़र की कार्रवाई को रोका जाए और तकरीबन ये कामयाब भी हो रहे थे। सवालात कर रहे थे, पुलिस से पूछ रहे थे ऑर्डर कहाँ है, किसने तोड़ने का हुक्म दिया है, किस बुनियाद पर तोड़ा जा रहा है। इसी बीच कुछ अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हो गए, पुलिस का मौका मिल गया और फिर दिल्ली पुलिस ने महमूद पराचा को डिटेन कर लिया, कह लीजिए हिरासत में ले लिया। बाद में इनको छोड़ा गया और इस दौरान पुलिस या जो LNDA डिपार्टमेंट है यानी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और 100 गज से ज़्यादा का एरिया है जिसको तोड़ दिया गया। अब वहाँ पर एक दीवार भी या कह लीजिए बाउंड्री खड़ी कर दी गई और कहा गया है कि ये एरिया अब मस्जिद और मदरसा का नहीं माना जाएगा। महमूद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे एक्चुअली में क्या हुआ था, किस बुनियाद पर पुलिस ने इनको डिटेन किया। पराचा साहब आप वहाँ गए थे, क्या हो रहा था वहाँ? देखिए, मैं तो अदालत में था, अपना केस बहस करके निकला। एक हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई आते हैं, वो ऑकस फेडरेशन के बड़े नेता हैं, तो मेरे मिस्ड कॉल्स आए हुए थे बहुत सारे। तो मैंने मिस्ड कॉल करके मुझे पता लगा कि ये वो बंगाली मस्जिद की जो बंगाली मार्केट में मस्जिद है वो तोड़ी जा रही है। तो मेरा हाई कोर्ट में केस था, वो छोड़ के मैं सीधा बंगाली मस्जिद गया। बंगाली मार्केट की मस्जिद है, तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ तो मतलब एक पूरी छावनी बना रखी थी, रैपिड एक्शन फोर्स, तो सीनियर ऑफिसर्स, तो ये सब। अब मैंने जाते ही जो संविधान है भारत का और कानून है जो हम जिसके तहत ही सारी हम कार्रवाई करते हैं, तो मैंने जाके पूछा आपके पास ऑर्डर कौन सा है दिखाइए। तो उस टाइम तो ये जितने भी हमारे इमाम साहब थे वहाँ के और दूसरे भी मस्जिद के जो अरकान थे वो बड़े खुश हो गए आके एकदम, क्योंकि वहाँ पे एकदम दहशत का माहौल बना हुआ था। बच्चे भी थे छोटे छोटे जो तालिब इल्म थे, तो एकदम जो स्थिति थी काबू आ गई। उनके साथ ज्यादती हो रही थी, उनका माल लूटा जा रहा था, उनकी सब चीज़ें तोड़ी जा रही थी। तो अब मैंने सीधा सीधा सवाल किया जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, मैंने उसको जाके सीधा ये बोला कि ये डकैती लूट और ये सब हो रही है, ये इसकी आप क्यों आए हो यहाँ पे, और मैं आपको कंप्लेंट कर रहा हूँ कि ये लूट कर रहे हैं, जो अपने आप को LNDO का बता रहे हैं। अगर ये LNDO के ऑफिसर हैं तो सबसे पहले इनको कोई ऑर्डर दिखाना चाहिए ना कि हम इस आदेश की ताकत से, इस ऑर्डर की ताकत से ये काम कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्डर नहीं है उनके पास, किसी कानून की या ऑर्डर की ताकत नहीं है, तो वो फिर एक आम अपराधी है। तो पुलिस ने हमसे कहा कि जी हमें तो ऑर्डर मिला है, हम तो सिर्फ यहाँ पे इनकी ऑर्डर की तामील कर रहे हैं, हमें नहीं पता इनके पास क्या ऑर्डर। ये सब बातें चल रही थी और उसके बाद एकदम पुलिस की जो है वहाँ से उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स को भी हटाना शुरू कर दिया, सबको हटाना शुरू कर दिया। और फिर हमने 112 पे फ़ोन किया, क्योंकि मुझे भी ये नज़र आ जाता है, मेरी इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि कौन आदमी गलत बयानी कर रहा है और ठीक बयानी कर रहा है। तो फिर 112 पे हमने फ़ोन किया। क्यों फ़ोन किया 112 पर आपने? डकैती का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। पुलिस पर LNDO पर, क्योंकि पुलिस की वर्दी में लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे, यहाँ पे सामान उठा के ले जा रहे थे उनके सामने, तो वो उनके ऊपर भी साजिश की उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई 112 पे मौलाना जो थे वहाँ पे उन्होंने हाफिज मतलब जो प्रिंसिपल है जो भी है, मैं उन्हें जानता नहीं, मैं तो पहली बार मिला था। तो उन्होंने फिर उनके फ़ोन पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर जो वहाँ के जो अपने आप को मुतवल्ली बता रहे थे हाफिज़ मतलब करीम, उन्होंने अपना फ़ोन देने से आनाकानी की। तो फिर किसी ना किसी तरीके से एक फ़ोन से 112 पे फ़ोन हुई, मौलाना ने अपनी पूरी जो उनके साथ घटना घटी थी वो बताई। 112 का जो वो आया व्यक्ति, उसको भी हमने कहा भाई आपका जो आप आए हो यहाँ पे ये हमारी वो है, आप SHO साहब को या थाने में से हमें DD एंट्री नंबर लेके दो कि ये आपने हमारी कंप्लेंट दर्ज करा दी। तो ये सब कार्रवाई चल रही थी। सडनली सीनियर ऑफिसर्स और आए और उसके साथ साथ ही 50-60 पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर दी। जो लोग चले गए थे वो फिर वापस आए। अब मैं तो ये चीज़ें समझने में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि अब ये कोई नया कुछ प्लान करने गए, कुछ प्लान में इनके कुछ नहीं था बल्कि नई प्लानिंग के लिए नहीं, या फिर वो पहले पीछे ही हट गए थे ऑर्डर ना होने के वजह से। अब कोई नई डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से ये बात मैं समझ गया था, क्योंकि ऑर्डर होता तो वो सीधे मुझे ऑर्डर दिखाते, बात खत्म हो जाती। अब हम उसे कोर्ट में चैलेंज करते नहीं करते, हम उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते।
तो अब जब ये नई डेवलपमेंट हो गई तो फिर कोई सीनियर ऑफिसर आए, वो पता नहीं एसीपी या डीसीपी जो भी हो रहे होंगे, और उन्होंने आके कहा कि आप कौन हैं। अभी तक सारे ऑफिसर्स मुझसे बात कर रहे थे और मैं उनसे ये कह रहा था कि मैंने कहा भाई ये लोग हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लीजिए आप कौन हैं। तो किसी ने वहाँ पर एकदम उनका सबका वही बदल गया। तो अब मैं हम आपके हैं कौन हो गया वहाँ पे। तो उससे मुझे बड़ा झटका लगा कि ये तो मैं तो आया ही इसी काम के लिए था। अब जो यहाँ के लोग हैं जो अभी तक एकदम साथ दे रहे थे मेरा, वो सडनली क्या हो गया उन्हें। तो इससे मेरा जो है, मैं एक तरह से जिसको कहना चाहिए ना, जवाब रहित हो गया, निरुत्तर हो गया, लाजवाब हो गया, लाजवाब हो गया तो फिर मैंने फिर भी ये कहा, जो कि सही बात थी, लेकिन वो मैं वीक फुटिंग पे तब तक आ चुका था कि मैं एक, चलिए वो कह रहे थे मुझे, हमसे पुलिस ऑफिसर्स के वक्फ बोर्ड है, मुतवल्ली हैं यहाँ के, आप कौन हैं। मैंने कहा चलिए वो नहीं है तो पुलिस से कहना चाह रहे थे कि रोकने का हक, एतराज करना हाँ, है, वक्फ बोर्ड यहाँ के मुतवल्ली को है, या वक्फ बोर्ड का जो एडवोकेट है वो है, हाँ, आप उसमें से कोई नहीं है, आप उसमें से कोई नहीं है। मैंने कहा एक मैं आम मुसलमान हूँ और हर एक मुसलमान का हक बनता है वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, मैं उस ऐसे से बात कर रहा हूँ। लेकिन अब आप समझ सकते हो कि जब बात यहाँ पे आ गई, फिर उसने, और ये इसलिए भी लाजवाब भी मैं हो गया कि वो बात तो सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। वो बात क्यों सही कह रहे थे? एक आम आदमी को क्यों रोकने का हक नहीं, एतराज़ करने का? इसलिए क्योंकि एक कानून ने एस्टैब्लिश करके एक अथॉरिटी बना दी है, वो अगर उस पर एतराज़ नहीं करती तो फिर एक आम आदमी तो एक आम आदमी होता है ना, उसको पूरी बात भी नहीं पता, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उसके पास कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और जब वक्फ बोर्ड उस पर एतराज़ नहीं कर रहा है तो दूसरे को एतराज़ करने का हक नहीं रह जाता है। हक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। फिर अब मुझे पहले वक्फ बोर्ड को भी ये बताना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड भी चोरी कर रहा है, तो टास्क जो है एकदम सिस्टम ही बदल जाता है, सिस्टम बदल, फौरी तौर पर कुछ नहीं कर फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मौजूद थे और वो लोग चुप थे। अब कोई मेरे पास, इसीलिए पुलिस ने फिर मेरे साथ घसीट के मुझे लेके गए वहाँ से। ये सब ताकत और हिम्मत वहाँ पे उनकी इसलिए आई। मैं अब एक बात कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे मुतवल्ली साहब से भी, मुतवल्ली साहब ऐसे हैं कि उनको वक्फ का, उनके पास दो ही चीज़ें थी, या नहीं दिखाना चाहते थे जिस भी वजह से, वो एक गज़ट नोटिफिकेशन और एक नक्शा। उसके अलावा मैं उनसे कह रहा हूँ भाई यहाँ कोई केस हुआ है, कुछ तो मुझे बताओ, मैं तो एकदम सीधा कोर्ट से आ रहा हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। और हमने जो 123 प्रॉपर्टीज़ का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए टीम बना रहे हैं, उनके साथ भी जो हमारे लोग गए थे उसके साथ भी 90% से ज़्यादा मुतवल्लियों ने कोऑपरेट किया। इस मस्जिद ने कोऑपरेट नहीं किया था, दरगाह फैज़ इलाही की मस्जिद ने कोऑपरेट नहीं किया था हमारे साथ, हमें कोई डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं कराए, ना कोऑपरेट किया कोई। तो मैं बिल्कुल ही अंधेरे में वहाँ गया था। तो 1 से 1.5 घंटा तक मैंने उनको रोक के रखा, लेकिन फिर ये साजिश के बाद मेरे ऊपर वो हावी हुए और मुझे ले गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी, ये तो हो गई जो बात हो गई, अब भी अगर, और शम्स तबरेज़ कासमी साहब, आप मुझसे एक बार बार कई बार सवाल कर चुके हैं ये, कि आप खुद बड़े छोटे जैसा भी आप कहते हो, वो तो आपके ही लफ्ज़ है, मैं नहीं कहूँगा, तो आप क्यों मौके पे नहीं जाते? मैं आपसे क्या कहता था कि वकील कभी भी वकालतनामा साइन हुए बगैर नहीं जाता, हम काम मांग नहीं सकते जाके। उसकी एक तो वो एस्पेक्ट है, मैंने एक तो कानून की नज़र में थोड़ी बहुत गलती की कि मैं गया वहाँ पे खुद बगैर वकील बने, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल अंजाम हुआ मेरा, वो आप सब लोगों ने देख ही लिया। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, वो अगर ना वो करते तो स्थिति कुछ और होती, क्योंकि मुझे अब भी पूरा भरोसा है कि उनके पास कोई कागजात नहीं, कोई केस चल रहा है और एज अ वकील आप पहले से वहाँ है असाइन, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वकालतनामा नहीं है तो बुनियादी तौर पर आपको राइट नहीं रोकने का, किसी भी वकील को नहीं है, कि राइट भी नहीं है और मेरा हक भी नहीं है कि मैं। लेकिन यहाँ तो कह रहे पहले से कोई केस चल ही नहीं रहा था, अचानक वो आए सुबह 6 बजे और तोड़ना शुरू कर दिया। कह रहे हैं ना, तो फिर वक्फ बोर्ड, मैंने ये भी कहा था उनसे कि वक्फ बोर्ड के कुछ कारकुन थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि इन कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा था आपके वकील का है, उनको पता होगा, उनको बुलाओ। तो वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं अभी, तो 1.5 घंटे तक तो ना आए वो। मैंने कहा चेयरमैन साहब को बुलाओ, दूसरे किसी अधिकारियों को बुलाओ ना, जो जाके कागज़ पे बात करें। वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वन अथॉरिटी है, अनदर अथॉरिटी सामने आएगी। फिर LNDO भी एक सरकारी अथॉरिटी है, वक्फ बोर्ड भी एक सरकारी अथॉरिटी है। दोनों के पास पार्लियामेंट के एक्ट की पावर है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के पास LNDO के अधिकारियों से ज़्यादा पावर है, क्योंकि इनका पूरा एक अलग से एक्ट है। तो अगर वो आ जाते वक्त पे, फिर मुझे बताया गया, जैसे ही मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया किडनैप करके, मैं तो अपना मुकदमा खुद कर सकता हूँ,
पुलिस के खिलाफ ज़बरदस्ती उठा के ले जाने का, लेकिन उससे वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे बचेगी? वो तो मेरा ज़ाती मसला हो जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड तो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है। एलएनडीओ भी एक डिपार्टमेंट है, उसके वो पुलिस ले आती है, पुलिस को छावनी में तब्दील करके तोड़ दिया उसने, दीवार भी बाउंड्री खड़ी कर दी उसने, मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया उसको रोकने के लिए। नाअहली है या बेईमानी है, इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, ये नाअहली। अब जब साजिश यही है ना, अब फिर मैं कुछ बात बोलता हूँ तो वहाँ मुतवल्ली साहब को भी मुझे वहीं पे गुस्सा आ गया कि जब आपको गज़ट नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता, आप क्या आप अहल हो इसके मुतवल्ली इतनी बड़ी। अच्छा, आपने उस मस्जिद के कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखा है? आपने उस का एलएनडीओ का जो दावा है वो सही है? जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ जो मस्जिद से सटा हुआ, मतलब मस्जिद का ही एरिया रहा होगा, वहाँ पर उन्होंने बच्चों के रहने के लिए कुछ हॉस्टल बनाए थे, तो कह रहे हैं कि चंद साल पहले इसको बनाया गया, जबकि मदरसे के जिम्मेदारों का कहना है कि काफ़ी दिनों से है, मतलब 50-60 सालों से तो जो लोग जिम्मेदार हैं वो देख रहे हैं। तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको देखा है, सच्चाई क्या है इसमें? अगर डॉक्यूमेंट्स मुझे मुहैया करा दिए जाते तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी भी नहीं होती और मैं यहाँ आपके साथ बैठा नहीं होता, अभी वहाँ पे बैठ के हम उसको ठीक ठाक कर रहे होते। अभी डॉक्यूमेंट्स ही तो नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको अभी पूरी कहानी सुनाई है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मुहैया करा दिए जाते, मैं तो इस बेसिस पे कह रहा था कि अगर ये कोई जगह आपके हिसाब से, एलएनडीओ के हिसाब से अनऑथराइज भी है, तब भी तो कोई प्रक्रिया होगी ना, वो दिखाओ। मैं तो इस अंधेरे में वहाँ गया था, जो भी मैं कर सकता था, क्योंकि मैं अपना फ़र्ज, मुझे बड़ा दुख था कि मैं दिल्ली से बाहर था, वो ओबराय होटल के सामने, उस जज्बात में मैं चला गया। और आप लोगों का दबाव भी रहता है कि जी आप क्यों नहीं जाते, तो देख लो मेरा क्या अंजाम हुआ जाके। अब भी मैं कह रहा हूँ, अब देखिए काम की बात ये तो हो गई, बहुत सारी बातें जो करनी भी चाहिए इसलिए कि लोगों को पता लगे कि असलियत क्या है, और नहीं भी करनी चाहिए कि अब आगे क्या हो। जो 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसमें ज़्यादातर 90% से ज़्यादा मुतवल्ली जो हैं वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ये हालत नौबत नहीं आएगी। जो अब आगे की बात है, इसमें जो ये हादसा हो गया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी कह रहा हूँ, अगर मैं इसका वकील होता या हूँ, तो ये सभी एलएनडीओ के ऑफिसर्स, ये एनडीएमसी के ऑफिसर्स, ये पुलिस ऑफिसर्स, इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होगा। मैं अब भी अंदाजे से, जो मेरा अंदाज़ा ज़्यादातर खाली नहीं जाता, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं है, इन्होंने ऐसे ही ये कार्रवाई की है, इनके पास कोई प्रोसीजर नहीं था, ये अनऑथराइज्ड है ऑथराइज्ड है गिराने का कोई इनके पास ऑर्डर नहीं था, इन्होंने गलत, ये मेरा अंदाज़ा और एक्सपीरियंस है। और अभी भी इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होगा और ये जेल जाएंगे सब। मैं ये मेरा ये ऐसा लग रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसे अभी दिल्ली में इसी निज़ामुद्दीन में एक दरगाह को भी तोड़ा गया, जो दरगाह के जिम्मेदारान, उनका कहना है कि 500 साल पुरानी दरगाह है, और PWD ने कहा कि फुटपाथ की ज़मीन है, तोड़ दिया गया। वक्फ बोर्ड ने उस पर भी कोई खास अपना एक्शन नहीं लिया। अब मैं चला गया ना वहाँ पे, तो उसके बाद ये बोला जा रहा है मेरे बारे में कि मैं तो नेतागिरी करने गया था। अब तो ये कहाँ जाएगा, तो अब उसके डरने की क्या जरूरत है? डर नहीं रहा, मैं डर रहा हूँ, मैं डरा हुआ लगता हूँ आपको? पुलिस साहब को कहाँ लेके गई थी? मैं फिर कह रहा हूँ ना, मेरा कोई वो नहीं है ना। नहीं, पुलिस ने आपको उठाया, कैब में बैठाया, कहाँ ले गई? मुझे वहाँ से हटाना था उन्हें। हाँ, तो कहाँ ले गई? पहले ज़बरदस्ती मुझे लेके अपनी जिप्सी में बिठाया, फिर वो ये कहते थे मुझसे कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो प्राइवेट गाड़ी में तो मैं नहीं बैठूंगा ना, इतना भी मैं वो नहीं हूँ, मैं तो कानून का पालन करना और करवाना दोनों जानता हूँ। तो फिर मुझे आगे तक ले जाया गया, फिर वहाँ एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया गया, उसके बाद मुझे छोड़ा गया क्योंकि मुझे वहाँ से दूर ले जाना था। उसके बाद तो मैं खुद भी नहीं आना चाहता था वहाँ पे, क्योंकि डिटेन नहीं किया गया आपको? मतलब डिटेन नहीं किया गया, मुझे बता दिया गया था कि जो ACP DCP मेरे साथ चल के आए थे कि आप इसमें नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि हमारी बात चल रही है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से और उनके मर्जी के बगैर ये नहीं हो रहा है। प्राचा साहब, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, उसी से हो रहा है, आप इसको नहीं कर पाओगे कुछ। और वक्फ बोर्ड की उसमें मर्जी शामिल, हाँ मर्जी शामिल, यही इशारा वो मुझे पुलिस के अधिकारी कर रहे थे कि आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी इजाज़त के बगैर हमें कोई नोटिस नहीं, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वापस लेने की कोशिश। हाँ, जैसे उन्होंने जो लाल मस्जिद के लिए कार्रवाई कर ली है, लाल मस्जिद देखिए ना आपने, जिसमें CRP ने पूरी गैर कानूनी तरीके से, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं अभी बता रहा हूँ के पास, हाँ, जो मेन रोड पे आप सब लोग देखते हैं ना, वो क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ है। जैसे उन्होंने उस पर कार्रवाई कर ली, जैसे उन्होंने वहाँ ITBP का ऑफिस बन लिया, उस पर कार्रवाई कर ली, जैसे अभी आप बता रहे हैं, खुद उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था, जो ये ओबराय होटल के सामने कार्रवाई कर ली, जैसे वैसे ही इस पर कर लेंगे। वो सिर्फ एक ही कार्रवाई कर रहे हैं, वक्फ को लूटने की, चोरी करने की, और अब वक्फ को लुटवाने की। एक और भी वफद गया था ना, याद है आपको, अभी अमित शाह जी के घर पे गया था वफद,
तो उन्होंने कितने कसीदे पढ़े थे अमित शाह जी के, ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है। उन्होंने अपने मुद्दे रखे थे कि हाँ, ये क्या हमारे मुद्दा था? मसाइल है, क्या तकरीबन मसा- 16-17 इश्यूज को उन्होंने उठाया, अमित शाह से बातचीत की। हाँ, बातचीत की ना, और इंस्ट्रक्शंस ली। ये मेरा उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस ली कि कैसे मस्जिद और मदरसे तोड़े जाएंगे, उसमें ये कैसे कंड्यूसिव एक माहौल बनाएंगे, उसके अंजाम में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ये मेरा इल्ज़ाम है, इसको दुरुस्त कैसे करेंगे वो, मैं ये वक्त आने पे ये साबित होगा कि ये लोग प्लानिंग करके जाते ही इसीलिए हैं। आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास जाया इसीलिए जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान बनाने का प्लान बनाया जाए, और उसके फौरन बाद कोई ना कोई बड़ा हादसा नुकसान होता है। क्या अब जज को क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना? वही मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोहन भागवत के कहने से फैसला सुना रहा है? ऐसा इंप्रेशन जा रहा है। चार उनमें से तो चार, इनको कहिए ना, उनको तो मुलाकात करें, वो भी एक लीडर है। अब डायलॉग की क्यों मुखालफत करते हो? वो भी एक मजहबी पेशवा है, ये भी एक मजहबी पेशवा है, आपस में मिलते रहना चाहिए। तो इस्लाम की तालीम है कि दुश्मनों से भी मुलाकात करो, उनको अपना मैसेज पहुंचाओ। के एक बड़े लीडर थे, उनका एक इंटरव्यू है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने एक बात कही थी कि तलवार और गले में क्या बातचीत हो सकती है। नहीं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जमनी तहजीब, तलवार रहती है, वो सब है, भारत का संविधान है। बिल्कुल। गंगा जमनी तहजीब से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, यहाँ भारत का संविधान है। ये गंगा जमनी तहजीब की जो बात करते हैं ना कि एक जैसे हो जाओ, सब एक जैसे नहीं हैं हम। ये भारत का संविधान है कि अपना अपना मज़हब पालन करें अपनी अपनी पूरी आज़ादी से, और सब मिलके भारत के लिए काम करें। एक जैसा होना जो कहता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मज़हब के तरीके को भी फॉलो करूँगा और अपनी तरीके से पूरी ताकत से अपने मुल्क के लिए भी काम करूँगा। उसी तरीके से कोई शेड्यूल कास्ट है, वो अपना जो कोई बुद्ध कम्युनिटी का है, वो अपना धर्म पालन करेगा। लेकिन इस केस के लिए, बंगाली मस्जिद के लिए मैं गुजारिश ये करता हूँ कि सभी लोग जाएँ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास जाएं, ये जो मतलूब करीम हैं, ये जो इसके मुतवल्ली हैं, उनके पास जाएं, उनसे सवाल करें। ये आवाम की गलती है, मैं सच बता रहा हूँ, ये आवाम की गलती है। जाएं, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि क्यों कोई अच्छा वकील नहीं रखते तुम, क्यों हर बार हम पिट के आते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ गया था, मुझे क्यों उन्होंने वहाँ पे शर्मिंदगी कराई, मेरी क्यों बेइज्जती कराई, मैंने इनका क्या गुनाह किया था? मेरे साथ ऐसी बेइज्जती बहुत कम बार हुई है। मेरे अपने ऑफिस में भी जो भी हुआ, ऐसी बेइज्जती मेरे साथ नहीं हुई थी। सिर्फ आखिर के चंद घंटों में जो भी हाथापाई हुई थी, वो आखिर के चंद घंटों में हुई थी। लेकिन ऐसी बेइज्जती, जब आज भी पीठ पे जख्म है, मैं चाहता हूँ छाती पे भी जख्म लगे मेरे। तो महमूद पराजा साहब ने बताया कि किस तरह इन्होंने रोकने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। बंगाली मार्केट में जो मस्जिद है और तकरीबन 250 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली, और बताया कि कुछ अपने ही लोगों की वजह से इनको पुलिस ने डिटेन कर लिया और बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है दिल्ली वक्फ बोर्ड पर। और लगातार जो औकाफ की अराज़ी है उस पर कब्ज़ा होता जा रहा है, औकाफ की ज़मीनें उससे छीनती जा रही है। अफसर दरख्वास्त है इस बारे में अपना रिएक्शन ज़रूर लिखेगा, और मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अकाउंट की भी तफसील मौजूद है। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।